हेलो दोस्तों, मैं आज आपसे ये सब नहीं बोलूंगी कि आप सब कैसे हैं। मैं आज कोई ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। आप सबको पता ही है कि हमारे उत्तराखंड में क्या चल रहा है। तो आप सबको पता ही है कि हमारे उत्तराखंड में क्या हो रखा है। अंकिता भंडारी केस, जो कि एक हफ्ते से अंकिता भंडारी गायब थी और शनिवार को उसकी लाश बरामद हुई किला बैराज से। बहुत बेरहमी से उसकी हत्या की गई, उसको नहर में फेंक दिया गया। गलती क्या थी उसकी गलती बस यही थी ना कि उसने गलत काम करने से मना कर दिया था। वो अगर उन लोगों को गलत काम करने के लिए हाँ कह देती तो आज वो जिंदा होती, हम सबके बीच होती। जब भी कोई पूछता है ना मुझसे या आप सबसे, जो भी उत्तराखंड वाले हैं, और हम उन लोगों को कहते हैं ना हम उत्तराखंड से हैं, तो उन लोगों का पहला रिएक्शन ये होता है, अच्छा आप उत्तराखंड से हो। उत्तराखंड को तो देवभूमि कहा जाता है और उत्तराखंड में तो 4 धाम है। आप तो बहुत अच्छी जगह से बिलोंग करते हो, पहाड़ी हो, और उत्तराखंड के लोग तो बहुत सीधे और सरल होते हैं। काफी खूबसूरत जगह है उत्तराखंड। बाहर से लोग हमारे उत्तराखंड में घूमने आते हैं। उत्तराखंड की महिलाएं बहुत मेहनती होती हैं। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन उत्तराखंड में भी ऐसी वारदातें होंगी। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है, इससे पहले भी कई बार हुआ है। मैं बहुत छोटी थी, शायद 7th-8th में पढ़ती होंगी, 2008 की बात है। मोटा हल्द्वानी के पास, वहां पे भी ऐसी एक केस हुआ था। एक लड़की, शायद प्रीति नाम था उनका, गन्ने के खेत में उसकी लाश बरामद हुई थी। और जब बाद में उसकी लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसका रेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या की गई। और इतने गलत तरीके से उसका रेप किया गया था ना कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। उसके प्राइवेट पार्ट्स तक को डैमेज कर दिया गया था। तब तो हम लोगों को उतनी समझ भी नहीं थी इन सब चीजों के बारे में। 2012 16 दिसंबर 2012 का दिल्ली निर्भया केस कोई नहीं भूला है। सबको पता है कि उसके साथ क्या हुआ था। उस टाइम मेरा BA फर्स्ट ईयर था और मैं NSS के कैंप में थी। NSS का कैंप था हमारा, घर से ज्यादा दूर भी नहीं था, आई थिंक हल्द्वानी में ही था। इंस्पिरेशन कॉलेज या किसी कॉलेज में हम लोगों का कैंप था और हम 30-40 लड़कियां थी। गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ते थे, तो लड़कियां थी। तो उस टाइम ज्यादा हमारे पास फोन भी नहीं था, मतलब फोन नया नया चला था पेरेंट्स के पास घर में था, लेकिन हम लोगों के पास पर्सनली फोन नहीं था। बहुत कम लड़कियों के पास फोन था और हम एक दूसरे के मोबाइल से ही दिन में एक बार अपने पेरेंट्स से बात कर लेते थे। तो जब ये निर्भया कांड हुआ तो उसके बाद शायद हमारे कैंप के 3 या 4 दिन हो गए होंगे जब ये केस हुआ, और कैंप के चौथे दिन हमें पता चला था निर्भया केस के बारे में। तो उसके बाद 3 दिन का कैंप और बचा था। तब भी हमारे फैमिली और पेरेंट्स का इतना ज्यादा फोन आता था, टीचर्स लोग भी बोल के परेशान हो गए थे कि अभी 3 दिन कैंप के बच्चे हैं। लेकिन जो हैवानियत उस दिन निर्भया केस में हुई ना उस लड़की के साथ, उसको देख के हमारे पेरेंट्स का यही कहना था कि कैंप पे रहने दो और तुम लोग घर आ जाओ। निर्भया केस के बाद हमारे देश में काफी सारे कानून बनाए गए और निर्भया केस के जो दोषी थे उनको फांसी की सजा भी सुनाई गई। लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं रुकी नहीं, निरंतर होते गई। उसके बाद 2014 में ही हल्द्वानी में पिथौरागढ़ से एक 7 साल की बच्ची थी कशिश। वो अपने पेरेंट्स के संग हल्द्वानी किसी रिश्तेदार की शादी अटेंड करने आई थी और शादी की वेन्यू से ही गायब हो गई। 4 या 5 दिन उसको ढूंढने में लगे थे। 5 या 6 दिन के बाद जो उसकी लाश है वो गौला नदी के किनारे मिली थी। और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि 3 लोगों ने उसका गैंगरेप किया था। मान सकते हैं आप, एक 7 साल की बच्ची, कितनी छोटी बच्ची होगी वो, एक 7 साल की बच्ची की इतनी निर्मम तरीके से गैंगरेप करके उसकी हत्या की गई, सोच भी नहीं सकते। उनमें से 2 लोगों को तो, एक को फांसी की सजा हुई थी और एक को आजीवन कारावास हुआ था। जहां तक मुझे याद है निर्भया केस में भी 2-3 लोगों को फांसी हुई थी। टोटल 4 थे, ज्यादा तो मुझे याद नहीं है। शायद 2 लोगों को फांसी हुई थी या 3 लोगों को फांसी हुई थी, लेकिन उसमें से भी एक जो नाबालिग था उसको बाल सुधार गृह भेज दिया था। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, बाल सुधार गृह जाके क्या वो लोग सुधर के आएंगे बाहर? क्या गारंटी है कि बाहर आके वो ये सब फिर से नहीं करेंगे? फिर से किसी मासूम के साथ ये हैवानियत है, ये दरिंदगी नहीं करेंगे? हमारे देश में
उत्तराखंड छोड़िए, हमारे देश में हर सेकंड में एक लड़की का रेप होता है। एक दिन में तो पता नहीं कितनी लड़कियों का रेप होता होगा, लेकिन हर किसी का मामला कोर्ट कचहरी तक तो छोड़ो, पुलिस तक के पास भी नहीं पहुंच सकता। पता है क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों की मेंटेलिटी, मानसिकता ये है कि भाई इस मामले को दबाओ, वही सही है, क्योंकि अगर इस मामले को उछाला जाए तो बदनामी लड़की की होगी। क्या गलती है उस बच्ची की जिसका रेप हुआ होता है, या उस लड़की की जिसका रेप होता है? हमारे समाज में आज भी एक रेप पीड़िता को हेय दृष्टि से देखा जाता है। क्यों? उसकी क्या गलती? अंकिता की क्या गलती थी? क्या गलती थी अंकिता की? अपने स्कूल की कॉमर्स की टॉपर्स थी वो, क्लास 12th में। बस यही तो चाहती थी वो, सेल्फ डिपेंड बनना। अब तो क्या गलत सोच लिया उसने? HM करने के बाद जॉब तो की ना। बस होटल में जो गलत काम हो रहा था वो करने से मना कर दिया तो उसको जान से ही मार दिया गया। कौन दे देता है ऐसे लोगों को हक? अंकिता केस के बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन रोज ऐसी कई घटनाएं होंगी जो हमें अभी भी पता नहीं है। आज से नवरात्रि शुरू हो रही है और नवरात्रि में सभी लोग कन्या पूजन करते हैं। अधिकतर लोग कन्या पूजन के लिए कन्याएं ढूंढने जाती हैं, लेकिन वो खुद के घर में ये नहीं चाहते कि हमारे घर में लड़की पैदा हो। क्यों? क्योंकि उनको बेटा चाहिए वंश बढ़ाने के लिए। आज भी हमारे समाज की सोच यही है कि बेटा होगा तो वंश बढ़ेगा और बेटी होगी तो बेटी को आज भी बोझ समझा जाता है। चाहे कहने के लिए हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन हमारे समाज की सच्चाई आज भी वही है। आज भी हमारे समाज की सोच उतनी ही पिछड़ी है जितनी पहले थी। हमारे घर, रिश्तेदार, पास पड़ोस, हर जगह कहने के लिए कन्या भ्रूण हत्या बंद हो गई है। लिंग परीक्षण गैर कानूनन अपराध है। जो ऐसा करता हुआ पाया गया उसको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। लेकिन क्या सच में जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको सजा मिल पा रही है? मुझे तो नहीं लगता। आप सबके आस पड़ोस, रिश्तेदारी में, जानने में, घर में, फैमिली में कई ऐसे लोग होंगे। अभी भी ये चल रहा है खुलेआम। बस बात यह है कि उन लोगों के पास पैसा है, पावर है, तो पता नहीं चलता कि कौन ये कब करते हैं, डॉक्टर कौन है, करने वाले कौन है, कुछ भी पता नहीं चलता। कन्या भ्रूण हत्या बंद नहीं हुई है अभी भी। बस बात यह है कि पहले ये सब खुलेआम होता था, अभी ये सब छिपा के हो रहा है। हर घर में कहा जाता है कि घर में वारिस बेटा ही होता है, बेटा होना चाहिए। भले ही एक माँ के 4 बेटे हो और बुढ़ापे में वो माँ वृद्धा आश्रम में हो, चाहे वो 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटक रही हो, लेकिन तब भी लोग यही कहेंगे कि बड़ी भाग्यशाली है वो, उसके तो 2 बेटे हैं, उसके तो 4 बेटे हैं। भले बुढ़ापे में वो उसकी कोई कदर नहीं करे माँ की। माँ दर दर ठोकरे खाती रहे, भटकती रहे, 2 वक्त के खाने के लिए वो भीख मांगते रहे, लेकिन बेटा चाहिए लोगों को। एक दिन में कोई अपराधी नहीं बनता। अपराध की शुरुआत ना इंसान के बहुत पहले से शुरू हो जाती है। हमारे जमाने में लोगों के 4-4, 6-6 बच्चे होना तो नॉर्मल बात थी, और माँ बाप के पास तब ना फोन था, ना हम लोगों के पास कोई ऐसे गैजेट्स या खिलौने थे जिससे कि हम खेल सकें। लेकिन उसके बाद भी माँ बाप ने अच्छे संस्कार के साथ अपने बच्चों की परवरिश की है। और आज के समय में हमारे पास सब फैसिलिटीज हैं, लेकिन अगर बच्चा बोलता है कि मुझे खाना नहीं खाना है तो माँ बाप उसको फोन दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि खाना खा ले। बच्चे को वही उसी की आदत लग जा रही है। छोटे बच्चों को अपने घर के, अपने रिश्तों का पता नहीं है, लेकिन उनको फोन में क्या कार्टून आता है वो सब पता है। पहले हम लोग अपने घर वालों के साथ रामायण महाभारत देखते थे। आजकल कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को रामायण महाभारत देखते हैं, या बच्चों को ये भी पता है कि रामायण महाभारत क्या होता है। पेरेंट्स बस अपने बच्चे को फोन पकड़ा देते हैं, उसमें कार्टून लगा देते हैं, फिर उसमें ये भी नहीं देखते कि बच्चा उसमें क्या देख रहा है, अश्लील पोर्न वीडियो देख रहा है या कुछ भी देख रहा है। तो बच्चे में अच्छे संस्कार आएंगे कहाँ से? जब आपका बच्चा बचपन में झूठ बोल रहा है, चोरी करता हुआ पकड़ा गया, आप अगर उसी समय बच्चे को खींच के 4 चांटे लगाएंगे ना, तो आगे जाके वो कोई गलत काम नहीं करेगा। लेकिन आजकल के पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा है सुधर जाएगा, और वो ऐसा सुधरता है कि बड़ा होके सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचने वाले जुर्म करता है। नवरात्रियों में कन्या पूजन करने के बजाय ना आप लड़की को ना एक इंसान समझ ले, वही बहुत है। किसी की बेटी को ना गलत नजरों से देखने से पहले ये भी सोच ले कि आपके घर में भी बेटी है, आपकी माँ भी किसी की बेटी है, आपकी बीबी भी किसी की बेटी है, आपकी बहन भी किसी की बेटी है। और जो गलत हरकत आप दूसरे की बेटी के संग कर रहे हैं ना, वो कल के दिन आपकी बेटी के संग भी हो सकती है, आपके घर में भी हो सकती है, आपकी माँ के संग भी हो सकती है, आपकी बहन के संग भी हो सकती है। हम
कितने सफल हुए हैं ना, वो हमें नहीं पता, लेकिन एक अच्छे समाज के रूप में ना हम फेल हो रहे हैं। अपने बच्चों को ना एक सफल इंसान बनाने से अच्छा है ना, पहले उनको ना एक अच्छे इंसान की परिभाषा बताओ, उनको एक अच्छा इंसान बनाओ। उनको ये बताओ कि घर की बेटियों की इज्जत कैसे की जाती है। अंकिता भंडारी के परिजनों को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और फिर कोई हैवान किसी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी करने के बारे में सोच भी ना सके। बस मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें कि दोबारा किसी उत्तराखंड की बेटी को छोड़िए, किसी हमारे देश में किसी बेटी के साथ ऐसी घटना न घटे। अंकिता भंडारी केस का सच जल्द ही पूरा सबके सामने आए और मीडिया, समाज और प्रशासन उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दे सके। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, चाहे फिर वो किसी मंत्री का बेटा हो या किसी का भी बेटा हो, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि अगर अपराधी बाहर आया तो आज एक अंकिता इसकी शिकार हुई है, आगे न जाने कितनी अंकिताएं ऐसे लोगों की दरिंदगी की शिकार होती रहेंगी। ऐसा ना हो कि अपराधी अभी जेल के अंदर है और कुछ महीनों बाद फिर बाहर आके चैन की सांस लें, खुली हवा में घूमें और जो पीड़ित परिवार है वो बस देखता रह जाए। मेरा उत्तराखंड के सभी यूट्यूबर भाई बहनों से निवेदन है और जो भी इंस्टा पे इन्फ्लुएंसर हैं उत्तराखंड के, जिनके लाखों करोड़ों मिलियंस की संख्या में फॉलोअर्स हैं, उन सभी को मेरा निवेदन है कि वो जो ये अंकिता भंडारी केस है, इस घटना के बारे में लोगों को जागरूक करें और अपने वीडियो के माध्यम से अंकिता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश करें। बस मेरी सबसे इतनी सी विनती है। हम सभी को कानून से और प्रशासन से बस अंकिता के लिए इंसाफ चाहिए और अंकिता के इंसाफ की लड़ाई हम लड़ेंगे, रुकेंगे नहीं। वी वांट जस्टिस फॉर अंकिता।